पढ़ रहे थे बच्चों एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए, केमिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे थे। उसमें अब आप चाहे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जो अब अपना DSSS भी आने वाला है उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी। ऑल ओवर जो भी टीचिंग एग्जाम में केमिस्ट्री आने वाली है सारी जगह ही काम आएंगी, क्योंकि 11th और 12th की केमिस्ट्री पूछी जाती है। कुछ एडिशन में जो हमें सिलेबस दे रखा है एचपीएससी ने, उसमें एडिशन कुछ टॉपिक हैं जो बीएससी एमएससी के हैं, साथ साथ वो भी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब पेपर 2 होने, पहला और दूसरा। पहले में 50% वेटेज है जो सब्जेक्ट है, और जो अपना और भी सारी चीज़ें हैं, चाहे उसमें पेडागोजी हो, जनरल अवेयरनेस हो, वो सारी चीज़ें भी आती हैं, पर सब्जेक्ट अपना क्या रहेगा 50%, जिसमें अराउंड आई थिंक 25 मार्क्स हमें लेने, मतलब उसको क्लियर करने के लिए 25 आने हमारे ज़रूरी हैं, तभी आप दूसरा पेपर दे पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर हमारा सब्जेक्ट भी अच्छा होगा तो भी हम वहाँ पे अपने मार्क्स क्या हैं ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अमीन्स। अमीन पता होना चाहिए बच्चों आपको क्या है। अमीन क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। NH3 के बच्चों क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव ही होते हैं। उसकी प्रिपरेशन हमें दे रखी है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो टेस्ट हैं वो सारे हमें करने हैं। ठीक है, तब हमने सारी स्टेट के लिए केमिस्ट्री पढ़ी थी, वहाँ भी हमने पढ़ा था। तब आप बहुत क्विक रिवीजन में जाएंगे तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो तब भी आपके पास क्या है, नाइट्रो कंपाउंड होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड अपने पास होते हैं, अगर हम उनका रिडक्शन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों? अमीन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? अमीन बन जाता है। यहाँ पे तो मान लीजिए हमने फिनाइल ले रखा, पीएच ले रखा, और यहाँ NO2 है, और फिर H2PD या फिर SnHCl डाल दो या FeHCl डाल दो, तो आप क्या कहाँ तक पहुंच जाएंगे? अमीन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पीएच की जगह कोई R ग्रुप भी हो सकता था। ठीक है ना, तो भी आप उनकी रिडक्शन करेंगे तो भी आप अमीन तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई? और बेस्ट आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है NO2 का रिडक्शन करने के लिए, तो आप NaBH4 का यूज़ कर सकते हैं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर आपको 90% आपको मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है। तो बेस्ट ये होगा कि हम ये यूज़ करें। ठीक है, पर इनसे भी रिडक्शन होके आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या मिलता है। H2PD इथेनॉल की प्रेजेंस में, SnHCl या FeHCl, तो भी हमें क्या मिल जाता है? NO2 से NH2, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर आपको पता है कि अमोनोलिसिस किसकी? एल्काइल हैलाइड्स की। मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे, ये R ग्रुप हो सकता है कोई भी, इसको जनरलाइज कर लीजिए, R ग्रुप है और यहाँ पे कोई X ग्रुप है, मतलब वो Cl हो सकता है, वो Br हो सकता है, वो I हो सकता है, वो F हो सकता है। ठीक है, उसकी हम रिएक्शन करें अगर अमोनिया के साथ, मान लीजिए ये RCl है, यहाँ पे आप अमोनिया के साथ कर दीजिए, कुछ ऐसे अमोनिया को लिख दे अगर हम, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, HCl बाहर चला गया और यहाँ पे R NH2 यहाँ पे बच गया। फिर आप इसी चीज़ की किसके साथ कर दें? फिर से एक बारी आप एल्काइल हैलाइड के साथ कर दें। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड मतलब कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पे R और यहाँ पे Cl है, फिर से एक HCl बाहर चला जाएगा, तो आप R N और एक H और यहाँ पे R आ गया, फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे Cl या HCl चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये R ग्रुप आ जाएगा। आप क्वाटनरी तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, क्वाटनरी मतलब कि जो टर्शरी आया था आपके पास, मतलब कौन सी कैटेगरी बन गई? 1 डिग्री बन गया, एक 2 डिग्री बन गया और एक 3 डिग्री बन गया। ये किससे पता लगता है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री? जैसे कि आप R ग्रुप देखते हैं कि भाई यहाँ पे अगर 2 R ग्रुप हैं, मतलब N के साइड में 2 R ग्रुप हैं, तो ये 2 डिग्री का है, एक H मिलेगा, और तीनों ही R ग्रुप हैं तो ये 3 डिग्री का हो जाएगा। क्वाटनरी में वो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि आपके पास R एक और, क्योंकि लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड बनने वाला है, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? हैलाइड भी रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे सॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर वापस से आप अपनी उसी सिचुएशन में मतलब आपके पास जो सोल्ट बन जाता है, या अगर आप ये देखें क्वार्डनरी सोल्ट नहीं, आपके पास नॉर्मल है, जैसे आपके पास सोल्ट है अमोनिया का, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप वापस किस में पहुंच जाएंगे? अमीन के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी यहाँ पे हैलाइड की सबसे ज्यादा किसकी होगी? RI की होगी, फिर RBr की होगी, फिर RCl की होगी। ये चीज आपको याद रखनी है।
ठीक है, Ri की मतलब आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर अगर आप साइनाइड से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन हो सकता है आपके पास, H2 रिंकल हो सकता है, या यहाँ पे सोडियम Hg और मतलब एमलगम यहाँ पे बना हुआ है और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो भी यहाँ पे क्या हो जाती है रिडक्शन। जैसे R, ये ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड है, और आपको क्या करनी है रिडक्शन, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएंगे और HH आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है भाई, ये RCH2 और ये NH2। ठीक है, कन्वर्जन में भी ये चीजें काम आती हैं। फिर आपके पास क्या है, अमाइड है। अमाइड की तब भी आप क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो CO जो बॉन्ड हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं H। ठीक है ना, क्या आ जाते हैं H, ये भी किस में है, अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है ना, ये चीज ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये रिएक्शन आपको, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ से ध्यान से मतलब आप यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो एक टेस्ट भी रहता है कि इस रिएक्शन को सिर्फ जो प्राइमरी अमीन होता है वो भी एलिफेटिक वही इस रिएक्शन को देता है, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होती है बच्चों वो SN2 टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, SN2 टाइप। इसमें देखो सबसे पहले तो क्या है, आपके पास थैलेमाइड होता है। क्या होता है, थैलेमाइड होता है। उसकी रिएक्शन आप क्या करते हैं, मतलब किसके साथ करते हैं, QH मतलब एक बेस के साथ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो H हो जाता है वो एज एसिड, एसिडिक जो H होता है उसके जैसे बिहेव करता है, तो ये OH मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और K पॉजिटिव N के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर आप हेलाइड की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हेलाइड में R पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा, तो R तो N नेगेटिव के पास जाएगा और K के साथ कौन चला जाएगा, ये X चला जाएगा। ये जो यहाँ रिएक्शन हो रही है ये SN2 टाइप रिएक्शन है। कैसी है, SN2। अब वही हेलाइड आप यहाँ ले सकते हैं जो कि SN2 रिएक्शन देंगे। SN2 क्या थी, बाय न्यूक्लियर, जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कौन देगा भाई, प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर जो टर्शरी होता है वो। ठीक है, मतलब आप अच्छी बात ये रहेगी कि आप यहाँ पे क्या ले लें, CH3Cl ले लें, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप रहने वाला है वो हेलाइड जो हो वो कैसा रहे भाई, वो प्राइमरी डिग्री का रहे, वो सेकेंडरी टर्शरी में ना जाए। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन यहाँ पे चलती है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे R ग्रुप आ जाता है, उसकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है बच्चों, बेस के साथ रिएक्शन की जाती है, NaOH के साथ। ठीक है, किसके साथ की जाती है, NaOH के साथ की जाती है रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये नेगेटिव था और यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, या इसको मान लीजिए ये पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये OH नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये OH, और सेम कंडीशन यहाँ भी होने वाली है OH। ठीक है ना, अब यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है, ये NR वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। और देखो आप ध्यान से देखिएगा, तब भी बेस होता है तो वो कभी भी एसिडिक H को नहीं छोड़ता, कभी भी एसिडिक H को नहीं छोड़ता है, तो यहाँ H तो नहीं रहने वाले, तभी यहाँ पे Na लिखा गया है, O नेगेटिव Na, क्योंकि बेस है तो Na ही आएगा, वो सोल्ट फॉर्म में देगा, कभी भी उसका एसिडिक H तो नहीं रहने देगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो H बचे हुए हैं ये किसके पास आ जाते हैं, ये जो हमने क्या निकाला था, R नेगेटिव, यहाँ पे क्या था R पॉजिटिव Na नेगेटिव, इस नेगेटिव के पास ये क्या आ जाते हैं बच्चों, ये H आ जाते हैं, तो अपने पास ये प्राइमरी डिग्री का क्या बन जाता है, अमीन बन जाता है। अब ये पूछा जाता है कि भाई जो प्राइमरी डिग्री का एलिफेटिक अमीन देता है, एरोमेटिक क्यों नहीं देता, क्योंकि एरोमेटिक अमीन क्या नहीं दे सकते बच्चों, एरोमेटिक अमीन SN2 टाइप रिएक्शन जो है वो शो नहीं कर सकते। तो ये लाइन यहाँ पे, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यहाँ से वो नहीं बनाए जा सकते हैं।
ठीक है ना वो रिएक्शन देते। इसका रीजन या तो SN2 वाले से दे सकते हो या फिर बोल सकते हो सेम चीज है, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही तो बात कर रहे थे। SN2 वाली रिएक्शन वो नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है बच्चों, एक तो आइसोसाइनाइड जो होता है वो एज अ इंटरमीडिएट बनता है, या फिर नाइट्रीन आप कहेंगे, आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्रीन यहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। होता क्या है कि आप Br2NaOH यहाँ पे लेते हैं, आपके पास क्या है RCONH2 है, यहाँ पे आपने क्या लिया Br2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके NaOH। यही चीज आप किस में देखते थे, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है ना, उन रिएक्शन में भी आप यही रिएजेंट देखते हैं। तो यहाँ होता क्या है, ये CO रिमूव हो जाता है और सिर्फ RNH2 ये चीज यहाँ पे बच जाती है। ठीक है, तो लोग आपको क्या करना है, ये CO जहां भी होगा अमाइड में CO को रिमूव कर देंगे और जो भी R पार्ट होगा उसको NH2 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है Na2CO3 यहाँ पे बन जाएगा। अब ध्यान देंगे कई बारी वो क्या रिएक्शन देता है कि भाई यहाँ पे उसने ये भी लिख दिया कि ये बेंजीन है, यहाँ पे उसने CONH2 लिख दिया और उसने यहाँ लिख दिया COCH3 और ये चीज उसने लिख दी Br2NaOH। हम करते क्या है, हम ये याद रखते हैं कि भाई ये क्या है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हम इस CO को तो हटा देते हैं और यहाँ NH2 लगा देते हैं, इतना तो कर दिया। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है Br2NaOH, यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकती है। क्योंकि हो सकती है क्या, क्योंकि आपने देखा होगा ना आइडोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई COCH3 पार्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मतलब ये ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का सोल्ट बन जाता है, यहाँ CONA बनेगा और ये CHBr3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस चीज को कंबाइन जरूर कर लीजिएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस और कहाँ पे है केमिस्ट्री में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसका जो बेसिक नेचर है अमीन्स का। बेसिक नेचर में आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे खास रहता है, एक तो वो लगाता है कि भाई अमीन के साथ एक तो लगा देता है जो अपना मिथाइल ग्रुप है वो, ठीक है, और एक बार लगा देता है वो इथाइल। फिर उसमें वो पूछता है कि 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, उसमें बेसिक नेचर पूछता है भाई 1 डिग्री का ज्यादा है कि 2 डिग्री का या 3 डिग्री का। एक कंसेप्ट आप समझो, मान लीजिए आपको इतना पता है कि भाई एक तो CH3, ये N है, यहाँ पे CH3 है और ये CH3 है। बेस वो होते हैं जो अपने लोन पेयर डोनेट कर दें, लेविस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर आराम से डोनेट कर दें। अब डोनेट कौन आराम से कर सकता है, CH3 खुद एक प्लस आई इफेक्ट देता है, मतलब वो डोनेट इसको करेगा, ये CH3 भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा। मान लीजिए आपको किसी को कुछ दान देना है, आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दान करने चलेंगे ना। दान देने के बाद अपना बैकअप तो देखेंगे भाई तेरे पास कुछ बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है, कि फिर तू ही गरीब ना हो जाए कहीं, इसी तभी करते हैं। तो अब इसको यहाँ दिख रहा है कि भाई अगर तेरा लोन पेयर भी जाता है तो तेरे पास 3 बैठे हैं देने वाले, तो ये आराम से डोनेट कर देगा। मतलब अगर सिर्फ आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखते हैं, मतलब कि गैस फेज में तो आप देखते हैं बेसिक नेचर को, तो आपको यही मिलता है कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, पर 1 डिग्री का। ठीक है, पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे तब ये सिर्फ गैस फेज में है, ये किस में है, गैस फेज में है। और तब आप किस में, एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं, तो वहां पे ऑर्डर बदल जाता है फॉर मिथाइल और इथाइल। फॉर मिथाइल और इथाइल वहां पे क्या आ जाता है कि 2 डिग्री का सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर 1 डिग्री का, और फिर किसका हो जाता है 3 डिग्री का सबसे लास्ट में। इथाइल वाले में होता है 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और फिर किसका 1 डिग्री का। तो ये ऑर्डर आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, बस सेकंड वाला तो सबसे आगे ही रहेगा, बस यहाँ पे फर्क आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन सॉल्वेशन इफेक्ट या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ लग जाता है, इसी वजह से ऑर्डर बदला है। ठीक है, पर सिंपल आपसे गैस फेज में पूछे तो आप ये ऑर्डर लिखेंगे। और अगर मान लीजिए आप ये बोले कि इथाइल की जगह भाई यहाँ प्रोपाइल होगा,
तो ऑर्डर सेम ही रहने वाला, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से ही आपको चलना है और कोई कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है। बोलो, बात समझ में आ गई होगी आप सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर आप देखें, मतलब जो आपके पास ये ऑर्डर यहाँ भी लिखे हुए हैं और आपको ये सारा मतलब जो एक किस्म से आपके पास शॉर्ट नोट्स टाइप में या नोट्स आपको हम इनके मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, टेलीग्राम के चैनल उस पर शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या है कि अगर आप एनिलीन की बात करें, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर तब NH2 आता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है। और अमोनिया की अगर बेस नेचर की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ज्यादा किसका होता है। तो देखो, आप अगर देखें तो एनिलीन का जो लोन पेयर होता है बच्चों, एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बिजी है, तो वो डोनेट कैसे करने वाला है? ठीक है, वो तो रेजोनेंस बना रहा है, वो अपने आप को मॉलिक्यूल को ही स्टेबल किए जा रहा है। पर ऐसा अमोनिया में नहीं है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है अपने लोन पेयर को। इसी वजह से जो अमोनिया का क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। पर अगर आप मान लो अमीन में ही बेसिक नेचर को तब आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो आप क्या यूज कर लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पे क्या लगे हुए हो डोनेटिंग वाले मतलब मॉलिक्यूल लगे हुए हो, जैसे कि आपके पास लगा हो CH3 लगा हुआ हो, OH लगा हुआ हो, OCH3 लगा हुआ हो, ये सारे होते हैं डोनेटिंग वाले। जैसे OCH3 लग गया तो ये क्या करेगा कि भाई इसको, जैसे मैंने पहले समझाया था कि लोन पेयर तब कोई डोनेट करेगा ना, तब उसके पास भी कोई बैठा होगा, भाई हाँ मैं दे दूंगा, तू दे दे कोई बात नहीं, तेरे पास एक बैकअप है इलेक्ट्रॉन्स का, तभी वो क्या किए जाते हैं, डोनेट। पर यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, जैसे NO2 लगा दो, कार्बोक्सिलिक लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो, तो ये हो जाते हैं विड्रॉइंग नेचर के, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर देने नहीं देंगे और बेसिक नेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अब जो एक काम की बात आती है, जो अपने पास ग्रुप होता है एनिलीन, ये क्या करता है बच्चों, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है हमेशा ही, क्योंकि लोन पेयर क्या कहा मैंने, बाहर डोनेट नहीं कर रहा है, रिंग में डोनेट कर रहा है, तो सारी जगह इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आती है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये एक्टिवेट कर देता है काफी ज्यादा रिंग को। तो उस चीज को, उस अमीन को बिजी रखने के लिए, मतलब उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एसाइलेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एसाइलेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन की जाए, ठीक है ना, ऐसे क्या CH3 COCl, तो यहाँ का आपको पता है ये Cl और यहाँ का एक HCl बाहर चला जाए और यहाँ पे क्या लग जाएगा, COCH3, ठीक है। तो ये हम क्या कर देते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब अमीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों करना पड़ता है, कई बार मान लो, अब ये आगे रिएक्शन हम देखेंगे तब एनिलीन की रिएक्शन देखेंगे, अभी बता देते हैं, ध्यान से सुनना कि होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि रिंग क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और सारी जगह पे अगर मुझे ब्रोमीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन की Br2 के साथ, तो यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ भी Br आ जाएगा। पर मुझे तो मोनो हेलोजन एक कंपाउंड चाहिए था, मुझे तो एक ही पोजीशन पे Br लगाना था, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, रिंग को डीएक्टिवेट किया जाता है, नहीं तो तीनों पोजीशन पे आके कोई भी ग्रुप आके लग जाते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि रिंग एक्टिवेट हो चुकी है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे क्या है, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है, इलेक्ट्रोफाइल के पास, इलेक्ट्रॉन लविंग जो कि खुद पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी अमीन का ये टेस्ट होता है, एलिफेटिक भी देता है और एरोमेटिक भी ये टेस्ट देता है। जैसे मैंने गैब्रियल थैलेमाइड में बोला था कि वहां पे एरोमेटिक जो अमीन्स होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते हैं गैब्रियल थैलेमाइड, ना हम उससे वहां उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं देती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हो, RNH2 यहीं पे लिखा हुआ है, RNH2 और CHCl3 इन दी प्रेजेंस, मतलब क्या है, QH वहां पे है, बेस वहां पे है, तो जैसे उसको हीट किया जाता है तो आइसोसाइनाइड यहाँ पे बनता है। आइसोसाइनाइड की होती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोला जाता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे बहुत खराब सी स्मेल आती है, ठीक है। अब ये देखो किससे याद रखोगे,
कार्बाइल, जैसे आपने मूवीज में देखा ना, वो एक रुमाल पे क्लोरोफॉर्म और ये सब कुछ लगा के भाई रुमाल सा लिया और उसको कार में बिठा लेते हैं, तो और वहां भाई वो बेहोश हो जाता है। वैसे बेहोशी का रीजन बहुत अलग होते हैं वहां पे, तब आप रिएक्शन देखोगे। तो यहाँ पे क्या है कि वो बहुत गंदी सी स्मेल हुई और वो बेहोश हो गया, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कार्बाइलामिन। इसमें क्या है, आइसोसाइनाइड में बड़ी जो खराब सी स्मेल है, फाउल स्मेल जो है वो आती है। ठीक है, फिर क्या है, जैसे आप प्राइमरी अमीन की NH2 कह रहे HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अपने कान खोल लीजिएगा। एक आपके पास मान लीजिए R ग्रुप है यहाँ पे CH3, और एक यहीं पे हो PH, मतलब एरोमेटिक ग्रुप हो और एक एलिफेटिक ग्रुप हो। तो यहाँ पे होता क्या है, ये आपको पता है डाईएजोटाइजेशन की कंडीशन है। NaNO2 और HCl, ये डाईएजोटाइजेशन की रिएक्शन है, 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो, मतलब लो टेम्परेचर हो। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों कि अगर आप लो टेम्परेचर में, अगर एलिफेटिक अमीन आपके पास है तो यहाँ एल्कोहल बनता है, और अगर एरोमेटिक अमीन आपके पास है और आप HNO2, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां डाइजोनियम बनता है। अगर यहाँ पीएच होता तो डाइजोनियम तक ही रिएक्शन रुक जाएगी, पर यहाँ पे एलिफेटिक है, मतलब यहाँ CH3 NH2 है, तो वहां पे एल्कोहल बनेगा। इसको बहुत अच्छे से पॉइंट करके याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे डाइजोनियम तक, ये बहुत अच्छा केमिस्ट्री का अपना लिविंग ग्रुप है, इस चीज को भी आप ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है ना, समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर ये एक टेस्ट और है, ये तीनों को डिफरेंशिएट कर सकता है, जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट आप बोल सकते हैं। ये अब यहाँ पे होता है क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आप लेते हैं, उसमें आप जो भी अमीन लेना चाह रहे हैं, प्राइमरी को देख रहे हैं, सेकेंडरी को या टर्शरी को, सिंपल सी बात है, अमीन आपने लिया, यहाँ से HCl बाहर निकाल दिया और ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये H यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि एक विड्रॉइंग ग्रुप के पास प्रेजेंट है, O बहुत सारे हैं, तो ये जो H होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो ये आराम से बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। जो प्राइमरी के साथ तब रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एक H बच जाता है, तो जिसकी वजह से वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। अगर आप सेकेंडरी में बात करें, ये रिएक्शन तो करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, ये रिएक्शन तो करेगा इस रिएजेंट से, पर यहाँ अब फाइनल प्रोडक्ट में अब देखो कोई भी H नहीं बचा, तो अब यहाँ पे ये बेस में सॉल्युबल नहीं होने वाला। और अगर आप 3 डिग्री अमीन की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे भी अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाए या मिथाइल जो भी R ग्रुप आ जाए, इसके पास तो H है ही नहीं, तो ये इस Cl मतलब HCl यहाँ से बाहर निकल नहीं सकता, मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं। तो आप क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों चीजों को यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बाइलमिन वाला याद रखना, गैब्रियल थाइलामाइड वाला, और ये बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो मैंने अभी बताया था, ब्रोमिनेशन, की एनिलीन एक बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तब भी आप Br2, और यहाँ पे पानी होना चाहिए, तो यहाँ सारी जगह Br2 आके लग जाता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो भी रिंग को एक्टिवेट करता है, डोनेट करता है रिंग में इलेक्ट्रॉन, वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये चीज बताई थी कि आप क्या कर सकते हैं, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी एसिटाइलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने की थी एसिड क्लोराइड के साथ, आप एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा और ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है ना, तो वहां पे सिर्फ आपको मोनो मतलब एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन वहां पे फिर होगी। ठीक है ना, फिर नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तब भी आप एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है कि भाई देखो, एनिलीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पर यहाँ पे तो मेटा वाला प्रोडक्ट 47% है, ऑर्थो वाला 2% है। तो यहाँ होता क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है, जिसको आप एनिलीनियम आयन बोलते हैं। एनिलीनियम आयन क्या है, NH3 पॉजिटिव, और ये बेंजीन यहाँ पे एनिलीनियम आयन इसको बोला जाता है। ये बच्चों मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि आप देखो ना, ये तो खुद बेस है ना, और यहाँ H2SO4 है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होना शुरू हो जाती है कंपैरिजन टू कि नाइट्रो ग्रुप लगे जा करके। तो जो एनिलीनियम आयन बनता है वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है ना,
अब इससे बचने के लिए भी सेम हम क्या करते हैं, पहले उसको डीएक्टिवेट करो, मतलब उसकी एसिटाइलेशन करो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है डीएक्टिवेट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अमीन होता है, जो एनिलीन होता है, वो काफी ज्यादा क्या होता है भाई, रिंग को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसी वजह से उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। फिर सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन में आप H2SO4 के साथ कर दे, क्या होता है फिर SO3H ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा आकर के। अब यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि ये बेस वाला पार्ट है और ये एसिड वाला पार्ट है, तो एक ही मॉलिक्यूल में तब एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे बनता बच्चों ज्वीटर आयन, मतलब कि ये एसिडिक H है ना, तो ये तो बेस के पास चला जाएगा और ये बन जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, एसिड और बेस दोनों पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा ज्वीटर आयन, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कार्बोक्सिलिक वाला भी अपना नहीं देता, ऐसे एनिलीन भी नहीं देता है, ठीक है। वही यहाँ पे क्योंकि ये बेस है, वही जो उसका रिएजेंट होता है अपना किसका, फ्रीडल क्राफ्ट का, वहां पे AlCl3 होता है जो कि लेविस एसिड है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, वो डीएक्टिवेट हो जाती है रिंग, ठीक है ना। फिर आ जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट अभी अभी बताया था कैसे आपको बनाना है। प्राइमरी अगर आप क्या लेते हैं कि जो अपना एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन अगर डाइएजुटाइजेशन वाले रिएजेंट के साथ करते हो तो अल्कोहल बनता है, ध्यान रखिएगा इस आर ग्रुप का, ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो डाइजोनियम बनाइएगा, अगर एलिफेटिक है तो अल्कोहल बनाइएगा, और क्या देखते हुए आपको मिल जाएगा NaNO2 HNO2 मिल जाएगा और HCl की प्रेजेंस में, और 0 to 5 डिग्री तक टेम्परेचर आपको मिलेगा, तो आप डाइजोनियम बनाना। डाइजोनियम एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत आराम से इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं आप। जैसे ये नेमिंग रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्या है आपके पास डाइजोनियम है, Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर HBr लेंगे तो Br आ जाएगा, Cn लेंगे तो Cn आ जाएगा, और HCl यहाँ पे Cl है, तो ये सारा ग्रुप हटके तो यहाँ पे अपना Cl आ जाएगा। अगर लेते हो आप अपना HBr, और ये भी ध्यान रखिएगा Cu2Br2 CuCN Cu2Cl2, ठीक है ना। तो जो भी ग्रुप आप ले रहे हैं वो डाइजोनियम हट जाएगा और वहां पे वही ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये है सेंडमेयर रिएक्शन। अगर सिर्फ कॉपर लेते हो और HCl लेते हो तो ये गटरमैन रिएक्शन हो जाती है, वहां अब यहाँ पे क्या है, ये आप एक पाउडर फॉर्म में लेते हो कॉपर को, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाती है, गटरमैन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो सेंडमेयर रिएक्शन है वहां पे मतलब वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट वहां पे हमें मिलता है कंपैरिजन टू गटरमैन रिएक्शन के, ठीक है। अगर आप डाइजोनियम की KI के साथ कर देते हो तो आयोडीन आ जाएगा। अगर HbF4 इसके साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो और हीटिंग की गई है, सिंपल, ठीक है, क्या की गई है, हीटिंग की गई है, क्योंकि इस रिएक्शन के साथ एस्टेट बहुत बार खेल चुका है और बच्चे गलत ही करके आते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। HbF4 है वो हीट कर देता है, तो आप लिखेंगे भाई यहाँ फ्लोरीन आएगा, पर अगर यहाँ कॉपर लिख दिया जाता है इसी रिएक्शन में तो यहाँ F नहीं आया, NO2 ग्रुप आएगा, ठीक है, ये रिएक्शन आगे आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। जैसे अगर आप डाइजोनियम की H3PO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन बन जाता है, और इथेनॉल के साथ करते हैं तो भी बेंजीन ही बन जाता है, मतलब डाइजोनियम हट जाएगा, सिर्फ बेंजीन रह जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और ये दो चीजों के साथ हो रहा है, H3PO2 के साथ और इथेनॉल के साथ, ठीक है। और अगर डाइजोनियम की पानी के साथ रिएक्शन की जाती है तो क्या बन जाता है, वहां फिनोल बन जाता है, क्या बन जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ये देखो अब डाइजोनियम की HbF4 के साथ रिएक्शन की गई और फिर वहां पे हीट लिखा है, सिर्फ हीट लिखा होता तो यहाँ फ्लोरीन आ जाता, पर यहाँ कॉपर भी है, NaNO2 भी लिखा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ NO2 ग्रुप आ जाता है, क्या आ जाता है, NO2 ग्रुप। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि डाइजोनियम जो अपने एरोमेटिक जो होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक अमीन ही क्या बनाता है, डाइजोनियम बनाता है, ये भी एक टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, ध्यान देना। जो प्राइमरी अमीन होता है वो डाइजोनियम बनाता नहीं, पर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्या बना लेता है, डाइजोनियम बना लेता है। अगर वो डाइजोनियम बना रहा है और उसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ कर रहे हो, फिनोल के साथ कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑरेंज डाई बनती है, ठीक है, ये H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला जाता है और ये ग्रुप बन जाता है एजोबेंजीन, जिसको आप जिस रूप में देखते हैं। तो ये एनिलीन के साथ भी होता है,
तो यहाँ पे कौन सी येलो डाई बन जाती है, ठीक है। ये आपने एलिफेटिक अमीन नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डाइज़ोनियम बनाते ही नहीं है। तो वो फिनोल और मतलब ये डाई कैसे देंगे, वो एजोबेंजीन बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक काम आप करेंगे जो अमीन एस्टेट के लिए था, आप सिर्फ सर्च करेंगे, वो भी आपके काम का ही है, ये मत सोचिएगा कि वो काम का नहीं है, वो भी बहुत काम का है। आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको मेन नाइट्रो की रिएक्शन मिल जाएंगी, ठीक है ना। जो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है NO2 ग्रुप वाला, उसकी मेन रिएक्शन आपको वहाँ मिल जाएंगी, तो वो वाला पोर्शन आप वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। हम अब कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, मोस्टली यही है कि कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।